अस्सलामुअलैकुम। नोबल आला नाम बाय जैन न्याजी एपिसोड 21। राहिम बेजारियत से लाउंज में बैठा लैपटॉप पर एक मूवी देख रहा था। आज तलहा भी मुल्तान चला गया था, उसे 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। और कासिम पहले ही अपने अपार्टमेंट शिफ्ट हो गया था। उसने एक गहरी सांस खारिज की और लैपटॉप बंद किया। एक बार फिर तन्हाइयां उसकी मुंतजिर थी। अचानक उसके मोबाइल पर रिंग हुई। अजलान कॉलिंग। उसने फौरन कॉल रिसीव की। हाँ, हेलो अजलान। वो फोन कान से लगाए बोला, राहिम, आज शाम में हयात और कासिम को दावत पर मदऊ किया है। तुम भी आना। आज मैं बाबा से बात करने वाला हूँ अनमता की रुखसती की। क्या? राहिम की आंखें खुशी और शौक के मारे फैली थी। सच कह रहे हो? साथ ही पूछा। हाँ, सच कह रहा हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। ओके मेरे भाई। बाबा, राहिम चाहता है कि अब हम अनमता की रुखसती दे दें। अनमता जो अभी हॉल रूम में दाखिल होने ही वाली थी, उसकी आंखें शौक के मारे फैली। अंदर जाने का इरादा तर्क करते अब वो वहीं दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। हॉल रूम में सब घर वाले, कासिम, हयात और राहिम भी मौजूद थे। ख्याल तो अच्छा है बेटा, लेकिन पहले मुझे उस इस मौजू पर अनमता की राय लेनी चाहिए। फिर ही मैं कोई फैसला दूंगा। जी अंकल। राहिम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर को खम दिया। सैफ बैठा बेचारगी से उन सबकी बातें सुन रहा था। मौजिम साहब के सामने तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अनमता वापिस अंदर जाने का इरादा तक करती वापिस ऊपर आई थी। कितना एंजॉय कर रहे थे सब। अजलान भाई को भी अभी ही ये बात करनी थी। उसने अब बेजारियत से मोबाइल निकाला और लाइबा को कॉल मिलाई। हेलो अनमता, तुम्हें पता है आज तलहा भाई आए हैं? कॉल अटेंड करते ही लाइबा ने चहकते हुए कहा। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन बात नहीं हो सकी। कैसे हैं वो? अनमता अब टेरेस पर आ खड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब कम बोलते हैं, ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। वो मुंह के जाविये बिगाड़े बोली। ओह, शायद इतना वक्त अकेले रहे हैं इसलिए। हाँ शायद। तुम बताओ क्या कर रही थी? लाइबा ने पूछा। नीम अंधेरी रोशनी कमरे में हर सू फैली थी, और वो वैसे ही औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा था। वो लोग जालिम थे, उस पर जुल्म कर रहे थे। वो तन्हा थी, बेआसरा। वो उसे पुकार रही थी। एसी की खनकी में भी उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे रौनमा होने लगे थे। उसके चेहरे पर एकदम ही तैश नजर आने लगा था। हर सू अंधेरा, स्याह गहरा अंधेरा। वो उसे नाम से पुकार रही थी। क्या वो उसे जानती थी? पुकार की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही थी। वो कहीं जा रही थी, दूर, बहुत दूर। वो हजियानी अंदाज में अब अपने आगे पीछे देखते उसे तलाश रहा था, लेकिन वो अब कहीं नहीं थी। अचानक उसने घबरा कर सुनहरी आंखें खोली। दिल की धड़कन हद दर्जा तेज थी। ऐसा उसके साथ पहले भी कई बार हुआ था। वो लड़की मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन आज उस लड़की ने उसे नाम से पुकारा था। क्या वो उसे जानती थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रही। दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर खुद को नॉर्मल किया। वो अब उन ख्वाबों का आदी हो चुका था। क्या इस ख्वाब की कोई ताबीर थी? उसने साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेला। पानी पीकर अब वो कमरे से बाहर निकला था। लेकिन बेटा, अभी तो अनमता को कुकिंग कुकिंग भी नहीं आती। उसका स्टडी पीरियड है। सादिया फिक्रमंदी से बोली थी, सब हॉल रूम में मौजूद अनमता और मौसम साहब के अलावा। आंटी, कोई मसला नहीं, मैं सिखा दूंगा। और वैसे भी उनका स्टडी पीरियड है, हम कुक रख लेंगे। आप इसके लिए परेशान ना हो। वो मुस्कुराते हुए बोला था। अजलान और कासिम दोनों ने फखरिया अंदाज में उसे कंधे से थामा और मुस्कुराहट दबाई। लेकिन मम्मी, वो अभी पढ़ रही है। अब की बार सैफ चेहरे पर खुफकी लिए सादिया की तरफ देखते हुए बोला। कबाब में हड्डी। राहिम ने जब्त से दिल ही दिल में बोला। हाँ, तो मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ जो उसकी किताबें फाड़ दूंगा? राहिम ने जब्त से कहा। उसकी बात पर सबने कहका लगाया। कायनात की बनाई गई सबसे खूबसूरत जोड़ी। फूफो का बेटा और मामू की बेटी, साथ में एक दिल और पूरी बतीसी वाली इमोजी। लाइबा की आंखें शौक और गुस्से के मारे फैली थी। लाइबा की आंखें शौक और गुस्से के मारे फैली थी। जब्त के साथ उसने स्टेटस पर ही रिप्लाई किया। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हारी सिर्फ 2 फूफो हैं, और एक इकलौती फूफो की बेटी मैं हूँ। लाइबा की आंखें शौक के मारे फैली। जब्त के साथ उसने स्टेटस पर ही रिप्लाई किया। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हारी सिर्फ 2 फूफो हैं, और एक इकलौती फूफो की बेटी मैं हूँ। हाँ, तो तुम्हारे लिए ही लगाया। फौरन रिप्लाई आया, जैसे वो उसके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। उसके जवाब पर लाइबा लाल भभूका बनी अब एक और मैसेज टाइप कर रही। शहरी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने ये स्टोरी देख ली तो? जिसे दिखानी थी वो देख चुकी है। एक और जवाब। मतलब इसने प्राइवेसी लगाई है, उसने सोचा, फिर बोली।
आर यू सीरियस? आई थिंक यू गोना मैड। वो अब गुस्से के मारे कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अचानक दूसरी तरफ से अब कॉल आने लगी थी। उसने फौरन अटेंड की। हम अब उर्दू में बात कर सकते हैं। मैं पूरी उर्दू सीख चुका हूँ फाइनली। मोबाइल कान से लगाते उसकी आवाज़ गूंजी। ओह क्या वाकई, तुमने मेरी कही गई बात को इतना सीरियस ले लिया? अब की बार वो मुस्कुराई थी। तुम्हारी बात को ही नहीं, मैं अब तुम्हें भी सीरियस ले रहा हूँ। देखो शहरी, मुझे इस तरह की चीप डिस्कशंस पसंद नहीं है। अगर तुम इस वक्त मेरे सामने होते तो मैं इस बात पर तुम्हारा सर फाड़ चुकी होती। दूसरी तरफ बंदा मुस्कुराया था, फिर बोला, इसीलिए तो तुम सबसे मुख्तलिफ। तुम जानती हो लाइबा, यहाँ अमेरिका में मेरी यूनिक की सारी लड़कियां मुझ पर फ्लैट है। एक मैं हूँ जो तुम पर फ्लैट हूँ। और जहां तक रही सर फाड़ने की बात, तो जब तुम अमेरिका आओगी तो मैं खुद अपना सर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, फाड़ लेना। तुम रुको, मैं अभी मम्मी को बताती हूँ, और जब बाबा आएंगे तो मैं बाबा को भी बताऊंगी कि उनका कूल एंड शरीफ भांजा किस तरह के बातें करता है। ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा काम आसान हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। कितने ढीठ इंसान हो तुम। और मैं मजाक नहीं कर रही शायरी, मैं वाकई में जाकर सब बताऊंगी मम्मी को। ओके, इससे पहले तुम पहुंचो मैं खुद ही मोमानी जान को वीडियो कॉल कर लेता हूँ। कहते साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और साथ ही फातिमा को कॉल मिलाई। इतने में लाइबा नीचे पहुंचती। वो फातिमा से बातों में भी मसरूफ हो चुका था। लाइबा पैर पटकती किचन की तरफ बढ़ी थी। भाई आप यहाँ? मुझे बता देते, मैं बना देती कॉफी। वो अब उसके साथ आ खड़ी हुई थी। नहीं कोई बात नहीं। वो अब मग में एक कॉफी उंडेल रहा था। फिर फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। लाइबा बस उसे जाता देख कर रह गई। पता नहीं इन्हें क्या हुआ, उसने दिल में सोचा। कहाँ हो राहिम? आप जानते हैं मैं इस वक्त हॉस्पिटल में होती हूँ। नहीं, तुम हॉस्पिटल के लॉन में होंगी क्योंकि बारिश होने वाली है। वो आसमान पर आए बादलों को देखते हुए बोला। अनमता ने चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा। गहरे स्याह बादल। जी लॉन में ही हूँ। अचानक वो उसे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया, ब्लैक कलर की जीन्स और शर्ट में मलबूस। उसके होंठ मुस्कुराहट में डले। आप यहाँ? वो मुस्कुराते हुए उसके साथ आ खड़ा हुआ था। कुछ पूछने आया हूँ, अगर नहीं पूछा तो पागल हो जाऊंगा। फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, उस दिन जब मैं ईद पर तुम्हारे घर आया था तब तुम सीढ़ियों में आई थी ना? लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो तुम वहां नहीं थी। ये मेरा वहम था या हकीकत? आप इतनी दूर से यहाँ मुझसे ये सवाल करने हैं? वो कहते साथ ही हंसी थी। हाँ, नहीं तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना हूँ क्यों? वो हंसते हुए कह रहा था। जी मैं थी वहां, लेकिन मोबाइल फोन रूम में ही भूल आई थी, इसीलिए वापस गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए बोली। ओह मैं समझा कहीं अब मुझे खुली आंखों से भी तुम्हारे ख्वाब तो नहीं आने लगे। वो मुस्कुराया था। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ तुम्हारे काम से। दुआ करना अब की बार कामयाब लौट। वो जीन्स की जेबों में हाथ दिए पुरसकून सा बोला था। मेरे काम से? उसकी बात पर वो एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखने लगी। हाँ तुम्हारे काम से, जब हो जाएगा फिर बताऊंगा। राहिम अभी बताएं, वो मुतजस्सिस सी बोली। बता दूंगा, एक्चुअली शायद तुम्हें कॉल पर भी लेना पड़े, इसीलिए अभी बता रहा हूँ। मतलब कोई बहुत अहम बात है? वो उसे देखते हुए बोली। हाँ बहुत अहम है। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। ओह राहिम यू हेयर? एक लड़की अभी चेहरे पर हैरत भरे तासुरात लिए उन दोनों की तरफ बढ़ी। अलीशा आप यहाँ? राहिम ने बेजारी से पूछा। अलीशा ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जो आज भी राहिम सुल्तान बड़ी महारत के साथ इग्नोर कर गया था। आप यहाँ कैसे? वो अब राहिम की तरफ देखते हुए पूछ रही थी। ये मेरी वाइफ है, इन्हीं से मिलने आया था। उसने अनमता की तरफ इशारा करके कहा। ओह जोजाए राहिम सुल्तान। उसने बिल्कुल हू बहू वैसे ही कहा था जैसे राहिम कहता था। साथ ही अनमता की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने भी हाथ मिलाया। अब वो मशकूक निगाहों से उन दोनों को बातें करते दिख रही थी। वो लड़की सवाल पे सवाल कर रही थी और राहिम बेजार सा उसे जवाब दे रहा था। जी मेरी दादू एडमिट है इस हॉस्पिटल में। आप तो फिर कभी नजर ही नहीं आई यूनिवर्सिटी में। उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अब्राहिम ने जेब से मोबाइल निकाला था। कभी हमारी तरफ भी आए अपनी वाइफ के साथ? वनमता पर एक नजर डालती एक बार फिर बोली थी। हमारा अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती बाकी है। जवाब अनमता की तरफ से था, जो मुस्कुरा रही थी। लेकिन अलीशा इसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आपके निकाह को तो 4 साल हो चुके हैं, अभी तक रुखसती नहीं हुई। और जहां उसकी बात सुनकर राहिम सुल्तान के औसान खत्म हुए थे, वहीं अनमता भी शौक के आलम में खड़ी सोच रही थी। इनके निकाह को तो 4 माह भी मुश्किल से हुए थे। मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये कहते ही राहिम सुल्तान सीध में चलता गेट की जाने बढ़ गया। और अनमता का मुंह खुला का खुला रह गया। कहीं वो पहले वाली बात सच तो नहीं?
नहीं, राहिम ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं है। उसने फौरन अपने दिमाग में आने वाले ख़यालात की नफ़ी की। वो लड़की भी वापस हॉस्पिटल के अंदरूनी गेट की तरफ चली गई थी और वो वहाँ नई शक्ल-शुबहात में घिरी खड़ी रह गई थी। तभी एक फीमेल डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ी, साथ ही उसे पुकारा। अनंता, ये कौन था? वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पूछ रही थी। ज़रूर वो राहिम की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर ही आई थी। वो मेरे हस्बैंड हैं, डॉक्टर कश्यप। वो चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे बोली। ओह माशाल्लाह, वो इश्तियाक से बोली, साथ ही पूछा, आज तुम्हारा कज़न नहीं आया लेने? छुट्टी का टाइम होने वाला है। वो मेरा कज़न नहीं, भाई है, सैफुल्लाह। अनंता ने तस्दीक की। ओह, मैं तभी कहूँ कि तुम दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस और बात करने का अंदाज कितना मिलता है। अनंता ने एक नज़र डॉक्टर कश्यप को देखा, फिर मोबाइल फ़ोन ऑन करते सैफ को कॉल मिलाई। शाम का वक्त था। वो वैसे ही संजीदा सा सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे मुल्तान आए 3 दिन गुजर चुके थे। वो अपने ही ख्यालों में खोया था जब उसकी नज़र उसी बुकमार्ट पर पड़ी जहां वो पहले कभी आया करता था। उसे आज भी वो बुकमार्ट की आखिरी मुलाकात याद थी। बुक्स हेवन, वो जेरे लब दोहराते खुद ब खुद ही मुस्कुराया था। अब वो गाड़ी से बाहर आ रहा था। शायद वो अब अंदर जाने का इरादा कर चुका था। एक जमाना आगाज़े मोहब्बत का था, अब दौर इख्तिताम मोहब्बत है। उस वक्त तो नाकाम रहे थे, लेकिन कामयाबी अब के खुद मुंतजिर है। वो उस कदर कदावर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था जहां से कभी वो उसके पीछे चलते अंदर दाखिल हुआ था। उसने एक गहरी सांस खारिज की, एक गहरी पुरफसूं सांस। पता नहीं वो यहाँ करने क्या आया था। अब वो अपने जूते उतारकर सुर्ख कालीन पर चलते उन कदावर शेल्फ्स की जानिब बढ़ रहा था। उसने अतराफ में आरास्ता किताबों पर नजर दौड़ाई। ये किताबें भी शायद आज उसका दुख कम करने की ताकत नहीं रखती। वो अब एक शेल्फ की तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर एक किताब उठाई। द बुक ऑफ हेलिंग बाय इब्ने सीना। ये किताब तो वो पहले भी पढ़ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और उस किताब को खरीदने का इरादा किया। साथ ही अब वो पेमेंट क्लियर करके बाहर की तरफ बढ़ा था। राहिम, ये लड़की कौन थी और ये क्या कह रही थी कि आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपकी ये स्टोरी भी सुननी है। उसने घर पहुंचते ही राहिम को कॉल की और अब मुस्कुराहट दबाए बैठी उसके जवाब का इंतजार कर रही। इतना तो वो जानती थी कि इस स्टोरी में भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर होगी। शुक्र है तुम अब मुझ पर यकीन तो करने लगी हो, राहिम मुस्कुराते हुए बोला। तो ये बात है हमारी यूनिवर्सिटी की, जब मैं और कासिम अमेरिका में थे। हेलो राहिम, आई एम योर न्यू क्लासमेट अलीशा मजहर। उसने अपना तारुफ करवाते साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। आपको देखकर तो लगता है कि आप मुसलमान हैं। राहिम, जो इस वक्त कैफेटेरिया में बैठा था, उसने एक नज़र चेहरा उठाकर उस लड़की को देखा जो कि उसके सामने खड़ी थी। टॉप जीन्स में मलबूस, बाल खुले छोड़े, साफ रंगत, वो दिखने में खूबसूरत थी। वालेकुम सलाम। जी मैं मुसलमान हूँ राहिम साहब। वो इत्मीनान से उसके पास आ बैठी। अचानक ही हाथों में कॉफी के मग थामे कासिम भी उनकी तरफ आया था। यार, आज तो कैफे खचा खच भरा हुआ है। इतनी मुश्किल से लाया हूँ कैफी। कॉफी वेटर्स हड़ताल पर है। कहते साथ ही कासिम ने कहका लगाया और कॉफी के मग रखते राहिम के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। ये तो रोज का मामूल है। राहिम एक नजर पीछे कैफे की तरफ देखते हुए बोला था। आप ये यहाँ भी आ गई? कासिम ने इस लड़की की तरफ जायजी नजरों से देखा जो उन्हीं के टेबल पर बड़ी ही तमानियत से बैठी। राहिम ने वापस चेहरा फेर कर उन दोनों की तरफ देखा। चेहरा अब किसी भी तासुर से आ रही था। जी, मैं आपकी न्यू क्लासमेट, उसने फिर से दोहराया। ओ, कासिम को झुंबा हुआ, साथ ही उसने मुस्कुराहट दबाई। राहिम, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो अब के सीधा मुद्दे पर आई थी। उसी वक्त कासिम अपनी जगह से उठकर यूनी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अचानक राहिम के मोबाइल पर रिंग हुई और उसकी बात मुंह में ही रह गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ौजाए राहिम सुल्तान। ये कहते हुए राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो बहुत नर्म लहजे में सब कह गया था और दूसरी तरफ अलीशा मजहर के औसा खता हुए थे। कासिम ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन की जानिब देखकर झुरझुरी ली। पागल हो गया ये सुल्तान, साथ ही दिल में सोचकर दोबारा मोबाइल कान से लगाया। अलीशा मजहर वहां से उठकर जा चुकी थी। राहिम ने एक गहरा सांस लिया। चली गई? कहते साथ ही मोबाइल से कासिम का कहका गूंजा। हाँ, चली गई। राहिम भी कहते साथ ही ऐसा। मतलब इसने आपके लिए यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली? अनंता हंसते हुए पूछ रही थी। नहीं, उसने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मेरे लिए क्यों करेगी? वो उसकी बात सुनकर मुतमईन सा बोला था।
राहिम, आप एक लम्हे में कितने आसानी से लोगों को कायल कर लेते हैं, और वो मान भी गई। हैरत है। वो एक बार फिर हंसी थी। आपकी कहानियां बहुत दिलचस्प होती हैं, हमेशा की तरह। बस फर्क ये है कि पहले आप फिक्शन स्टोरीज सुनाते थे, लेकिन अब आपकी खुद की स्टोरीज होती हैं। वो एक बार फिर हंसी थी। राहिम भी मुस्कुराया। लेकिन मैं बचपन में तुम्हें हॉरर स्टोरीज नहीं सुनाता था, क्योंकि तुम डर जाती थी। वो अब शरारती अंदाज में जवाबी हमले का इंतजार कर रहा था। और वो जो आपने मुझे और लाइबा को घोस्ट बनकर डराया था, वो खुफकी से बोली। अब की बार हंसने की बारी राहिम की थी। जो जवाब वो चाहता था उसे वही मिला था। तुम दोनों ने खुद मुझे घोस्ट के लकब से नवाजा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसने कहते साथ ही हंसी दबाई, क्योंकि अब ऐना खपा थी। लेकिन आपने मेरी जान भी बचाई। अगर आप उस दिन मुझे कैंप से बाहर ना लाते तो पता नहीं क्या होता मेरा। आखिर में उसकी आवाज मध्यम हुई थी। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचना क्या। उसने एक मजबूत सोच जाहिर की। जी, आप ठीक कहते हैं। आपने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि आप अमेरिका क्या करने जा रहे हैं। वो अब बेड से उठकर टेरेस की तरफ बढ़ी थी। वो तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मेरा इंतजार और तन्हाइयां खत्म हो जाएंगी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला था। वो उसके बात का मतलब समझकर मुस्कुराई। तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई। अननोन कॉलिंग। उफ, इसकी कॉल फिर से आ गई। ओके राहिम, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, फी अमान अल्लाह। ख्याल रखना अपना। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। साथ ही अनमता ने उस अननोन नंबर को ब्लॉक किया था। ये कोई 10वां नंबर था जिसे तब्दील कर कर वो इंसान फिर से उसे कॉल कर रहा था। पता नहीं और कितने नंबर ब्लॉक करने पड़ेंगे, उसने दिल में सोचा। साथ ही एक गहरी सांस खारिज की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है मैडम? वो मोबाइल पर इंस्टा रील्स स्क्रोलिंग में मसरूफ। जब उसे शहरयार के मैसेजेस मौसूल हुए उसने अचंभे से देखा, फिर बोली, अब क्या तुम चैटिंग भी उर्दू में करोगे? हाँ, आखिर मैंने इतनी मेहनत से सीखी है उर्दू, वो भी तुम्हारे लिए। अब तुमसे उर्दू में बात नहीं करूंगा तो मेरी मेहनत तो जाया हो जाएगी। वो शरारत से बोला। साथ ही वो अपनी सोच और तसव्वुरात को अपने सामने रखे कैनवस पर ब्रशिस की मदद से बड़ी महारत से उतार रहा था। वो इस वक्त अपने घर से मुल्हिका स्विमिंग पूल के नजदीक खड़ा था। कैनवस के इर्द गिर्द उसके पेंट ब्रशेस और मुख्तलिफ स्केचेस रखते रखे थे। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट था, लेकिन ये उसका पेशा नहीं, बल्कि वो सिर्फ शौकिया तौर पर ही कभी कभी कोई आर्ट वर्क बनाया करता था, वो भी किसी स्पेशल के लिए। लेकिन मुझे उर्दू में टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। मेरी स्पीड बहुत स्लो है इसमें। आखिर में उसकी आवाज़ मध्यम हुई थी। उर्दू बोलने में तो रफ्तार कम नहीं होती आपकी। कहते साथ ही वो हंसा था, फिर संभलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, इंस्टा यूज कर रही थी, और भाई की शादी है अगले महीने, उसी की तैयारियां कर रहे हैं। राहिम भाई की? वो अब कैनवस से थोड़ा दूर होकर सोचते हुए बोला था। जी, राहिम भाई की, लाइबा ने जवाब दिया। राहिम भाई की शादी है, और आपने हमें मदऊ भी नहीं किया। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। मधु? उसकी बात पर लाइबा ने मुंह बिगाड़े जेर लब दोहराया, फिर संभल कर बोली, हम मधु करते और आप कौन सा तशरीफ ले आते? आखिर में उसने आंखें टिमटिमाई। उसकी बात पर शहरयार खुलकर मुस्कुराया था। आप मधु करके तो देखिए, हम ना आए तो। वो एक लम्हे के लिए रुका था। चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फिर बोला, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। उसकी बात पर लाइबा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तो उर्दू के मुहावरे भी सीख लिए। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और शायरी को तो बिल्कुल भी नहीं। उसने फौरन तौबा की। कहाँ खो गई? उसे कुछ ना बोलता पाकर वो बोला, हाँ। वो फौरन अपने ख्यालात से बाहर आए और बोली, मम्मी आप सबको इनवाइट करेंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपकी तरफ से भी बुलावे का ख्वाहिशमंद हूँ। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। उफ, उसे मध्यम से आवाज सुनाई दी। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। अब की बार वो सर झुकाए खुलकर मुस्कुराया, फिर वापस कैनवस की जानिब बढ़ गया। उसकी आंख फजर के वक्त खुली। पता नहीं रात को वो कितनी देर तक किताब पढ़ता रहा। साथ ही साथ हाथ बढ़ाकर उसने मोबाइल उठाया। कैप्टन फराज मुजीब 5 मिस्ड कॉल्स। उसकी आंखें हैरत से फैली। मोबाइल साइलेंट पर था। उसने खुद को कोसते हुए ईमेल बॉक्स ओपन की। उसे एक मेल मौसूल हुई थी, एक अर्जेंट मीटिंग है, उसे आज शाम इस्लामाबाद के लिए निकलना है। वो अब कुछ सोचते हुए मोबाइल चार्ज पर लगाए फजर की नमाज की नीयत से बाहर निकला था। जोई, दरवाजा खोलो। बाहर से मर्दाना आवाज आई। वो इस वक्त फजर की नमाज अदा कर रही थी। वो रुकू में थी। देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं तोड़ दूंगा। लहजा नरम था। वो बहुत पुरसकून सा बाहर खड़ा बोल रहा था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। वो अब भी बाहर ही खड़ा था, और वो अब अत्तहियात पढ़ रही थी। जोई डियर, दरवाजा खोलो। उसने जब्त से एक बार फिर पुकारा। लहजा वैसा ही था, नर्म। दूसरी तरफ से फिर कोई जवाब नहीं। वो अब कदम पीछे बढ़ा रहा था।
उसने सलाम फेरा और दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही वो उसकी तरफ बढ़ा था। ओह, मैं तो भूल ही गया था तुम नमाज पढ़ रही होंगी। वो अब उसके सामने खड़ा उसे देखते हुए बोला था, दुपट्टे के हाले में दमकता मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। वो तैश के मारे धाड़ी थी, भूरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। शायद आज उसका जवाब दे गया। लेकिन मुझे तुम्हें इस नाम से पुकारना अच्छा लगता है। वो उसके थोड़ा नजदीक होकर मुस्कुराते हुए बोला। दूर रहो मुझसे। वो उससे दूर होती एक बार फिर तैश के मारे चिल्लाई थी। देखो, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता हाथ नहीं लगाऊंगा तुम। वो अब हवा में हाथ मौलिक करते उसे थोड़ा दूर होकर बोला था। मैं तुम जैसे इंसान से कभी निकाह नहीं करूंगी। अब की बार उसकी आवाज थोड़ी मध्यम थी, आंखों में आंसू वैसे ही कायम थे। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी हाँ का, वैसे भी तो कर रहा हूँ 2 माह से। थोड़ा और कर लूंगा। मैं जानता हूँ एक ना एक दिन तुम जरूर मेरे हक में गवाही दो। उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट फैली थी। और ऐसा कयामत तक नहीं होगा। वो उसकी आंखों में नजरें गड़ाए जोर से चिल्लाई थी। लेकिन वो रुका कहाँ था, वो जा चुका था। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने? तुम इंसान की शक्ल में एक शैतान हो। और जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम क्या हो। वो उसके पीछे चिल्लाती रह गई थी, लेकिन वो उन वसी सीढ़ियों की तरफ चलता अब ऊपर की तरफ बढ़ गया था। भाई, आपको आए सिर्फ 4 दिन हुए अभी और आप फिर से जा रहे हैं। आपने कहा था इस बार पूरे 15 दिन की छुट्टियों पर है। तलहा पैकिंग कर रहा था और लाइबा उसके साथ खड़ी खफा खफा सी बोल रही थी। लाइबा, एक सिपाही को कोई छुट्टी नहीं होती। जिस लम्हे वतन याद करे जाना पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। ठीक है भाई, ओके। वो जाने लगी थी। अब नाराज होकर भाई को रुखसत करूंगी। वो मसरूफ सा पैकिंग करते हुए बोला था। मैं नाराज नहीं हूँ, आप हैं नाराज। आप अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं है। ना ही मजाक करते हैं, ना मुझे किसी बात पर टोकते हैं, बस हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। वो अब हाथ बांधे खड़ी खफा खफा से कह रही। उसके बाद पर तलहा ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर संभलते हुए बोला। मैं थका हुआ था। आखिर 4 साल बाद आराम किया। मैंने वो कहते हुए हंसा। उसकी बात पर लाइबा भी फिर हंसी। क्या वहां पर आपको कोई आराम भी नहीं करने देता? अब वो फिर से उसके साथ आ खड़ी। तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है, वो पूछ रहा था। नहीं करने देते, वो कहते साथ ही हंसे। तलहा भी मुस्कुराया। मैं आज बाबा से बात करूंगा कि आप सभी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। वो फिर से पैकिंग करने लगा था। क्या बाकी? फिर तो बहुत मजा आएगा भाई। लाइबा तो जैसे ख्यालों ही ख्यालों में प्लानिंग्स भी करने लगी थी। बाहर निकालो मुझे, कौन है? कौन है यहाँ? वो तकरीबन 1 घंटे से उस जगह पर कैद था, चेहरा ढका हुआ, हाथ पीछे की तरफ बंधे। उसे अब किसी के अपनी जानिब बढ़ने का एहसास हुआ था। कदमों की चाप की आवाज अब के नजदीक और साफ सुनाई दे रही थी। कौन हो तुम? वो फिर से खौफ के मारे चिल्लाया था। अचानक उसे अपने पाँव में बंधी रस्सी खींचती हुई महसूस हुई। एकदम ही वो अब रस्सी के जरिए एक्सल पर लटका हुआ था। वह हबास भागता सा उस रस्सी पर लटका झूल रहा था। कौन हो तुम? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खौफ के मारे वो फिर से बोला। घूस्ट। अचानक उसकी आवाज गूंजी। एक लफ्जी जवाब अपनी पहचान इस नाम से करवाने पर उसके होठ मुस्कुराहट में डले थे। घूस्ट। मुखालिफ ने जेरे लब दोहराया। कौन घूस्ट? मैं किसी घूस्ट को नहीं जानता। वो रस्सी पर लटका इधर उधर झूल रहा था। बहुत जल्द जान जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है बिलाल साहब? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो हजियानी अंदाज में बोला था। उसे देख कर लगता था कि जैसे उसे ये खौफ भी लाक है कि कहीं घूस्ट उस पर कहीं से वार ना कर दे। मैं साइबर क्राइम्स एक्ट टीम का एक नुमाइंदा हूँ। हमारी टीम को इत्तला मिली है कि तुम मुख्तलिफ जराए से मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करते हो। उन्हें घटिया मैसेजेस और कॉल्स करके मुख्तलिफ जगहों पर बुलाते हो, उन्हें ट्रैप करते हो। और ना आने की सूरत में उनसे भारी रकम भी वसूल करते हो। और ये भी ना माने तो तुम उन्हें कत्ल और अगवा की धमकियां देने से भी गुरेज नहीं करते। वो चेहरे पर संजीदगी लिए एक एक लफ्ज अदा कर रहा था। दूसरी तरफ बिलाल के दिमाग में झमाके चल रहे थे। उसका चेहरा खौफ के मारे पसीने में शराबूर होने लगा था। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। देखें, आपको किसी ने गलत इत्तला दिया। उसके लहजे में खौफ था। खौफ के मारे अल्फाज भी टूटे फूटे जुबान से अदा हुए। गलत इत्तला दिया मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो अब उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। बिलाल को महसूस हुआ। नहीं, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने तो आज किसी को भी ब्लैकमेल नहीं किया। वो मेरी मंगेतर थी जिसे मैं कॉल्स कर रहा था। वो अब उगल चुका था जो राहिम उगलवाना चाहता था।
वो तैश के मारे मुठिया पीछे आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया जिसकी ताब ना लाते हुए वो अब किसी पंचिंग बैग की तरह रस्सी के जरिए इधर उधर झूल रहा था। अब उसके सिसकने की आवाजें आने लगी थी, वो दर्द के मारे कराह रहा था। देखो घूस्ट भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी भी लड़की को तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, वो फिर से गिड़गिड़ाते हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा कर रहा था। लेकिन राहिम ने आगे बढ़कर उसे और पंच मारे थे। फिर एक गहरा सांस खारिज करते हुए बोला, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगर आइंदा तुम मुझे उस लड़की के आस पास भी भटकते नजर आए तो अपने पैरों पर जिंदा सलामत वापस नहीं जा सकूं। ये घोस्ट का वादा है तुमसे, और घोस्ट अपने किए वादे कभी नहीं भूलता, राहिम ने उसके कान में धीरे से कहा। फिर वहां से उठकर चलता बना। आज रात उसके अमेरिका की फ्लाइट थी। आप यहाँ क्यों आई, वो करखत लहजे में बोली थी। सबा ने पास खड़ी मुलाजमा को जाने का इशारा किया और दरवाजा बंद करते उसके पास आई। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो उसके करीब ही बेड पर बैठी थी। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हें यहाँ कैद हुए 2 माह हो चुके हैं। अगर तुम फराज से शादी के लिए रजामंद नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती। वो एक गोरी रंगत, खूबसूरत नकोश और नम लहजे की हामिल 27 साल लड़की थी। और अगर मैं उस शादी के लिए रजामंद हो जाऊं तो क्या आप अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर लेंगी? उसका लहजा तंजिया था। आप तो खुद की मदद नहीं कर सकती, मेरी क्या करेंगी? उसने बेबसी से कहते चेहरा दूसरी तरफ फेरा था। मेरे पास किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं फराज को औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैं दिल से चाहती हूँ उनकी औलाद हो, लेकिन वो दासी से कुछ कहते कहते रुकी थी। लेकिन उसने अब्रोच का उसे जुमला मुकम्मल करने को कहना चाहा। लेकिन अब तुम भी ये जानती हो कि वो एक गद्दार है। वो अपने मुल्क के साथ वफा नहीं कर सका, फिर तुम और मैं क्या चीज? उसने कहते साथ ही एक गहरी सांस खारिज की। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से उसे खत्म कर दूं, लेकिन शायद मैं इतनी बहादुर नहीं। उसके चेहरे पर उदासी वाज़ेह थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, और मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हें इस कैद से जरूर आजाद करवाऊंगी। आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? वो अब सबा की तरफ देख रही थी। अगर ये घर भी छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी? वो उदासी से मुस्कुराई, फिर बोली, मेरा फराज के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। वो कहते ही अब वहां से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो जा रही थी और वो उसे जाता देख रही। सैफ, तुम फ्री हो? अनमता सैफ के कमरे में झांकते हुए बोली, और वो मौसूफ आईने के सामने तैयार से खड़े अब बाल सेट कर रहे थे। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। वो अब साइड टेबल से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाए बाहर की तरफ बढ़ा। सैफ, मुझे बुक शॉप जाना है। वो भी उसे पुकारते साथ ही पीछे आए। अब वो दोनों लाउंज में थे। मौजिम साहब और सादिया भी लाउंज में तैयार से बैठे थे, उनके साथ ही फाइजा भी बैठी थी। अनमता बेटा, हम नौरीन आपा की तरफ जा रहे हैं, बिलाल का एक्सीडेंट हुआ है, उसे देखने। सादिया अपनी जगह से उठते हुए कह रही थी। बिलाल भाई? उसने नासमझी से दिल में सोचा। जी मम्मी, ठीक है। ख्याल रखना दोनों। वो फायजा और अनमता को ताकीद करती अब बाहर की तरफ बढ़ी थी। मौसम साहब भी उन्हीं के साथ थे। मेरा दिल नहीं था जाने का, लेकिन मैंने सुना है कि बिलाल भाई की किसी ने धुलाई की। सैफ मध्यम आवाज में अनमता के पास से कहता मुस्कुराहट दबाए बाहर की तरफ बढ़ा था। उफ, किसी की धुलाई हुई है और ये एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अच्छा ही हुआ, उनकी हरकतें भी तो ऐसी हैं। अनमता बुड़बुड़ाते हुए फायजा के साथ जा बैठी। कितनी बेमुरव्वत खातून हैं आप। हमने आपसे गुफ्तगू के लिए अपने औकात तब्दील किए, क्योंकि आप हमारे दिन के मुताबिक ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होती, और आप मोहतरमा है कि हमारे मुंह पर ही कॉल मुनकता कर दी। इतनी गाढ़ी उर्दू देखकर उसने कै होने के अंदाज में मुंह के जाविये बिगाड़े। शहरी, अब तुम ब्लॉक होने वाले हो, उसने फौरन रिप्लाई किया। इस वक्त अमेरिका में रात होगी, मतलब उसने पहले भी रात के वक्त टेक्स्ट किए थे। लाइबा ने दिल में सोचा। कर देना ब्लॉक, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? उसने झुंझलाकर टाइप किया। मेरे स्टेटस का जवाब दो। देखो शायरी, जहां मेरे पेरेंट्स की मर्जी होगी मेरी रजामंदी भी वही होगी। मतलब मैं अभी तक गलत इंसान को प्रेस कर रहा था। साथ में एक दिल टूटने वाली इमोजी। हाँ, तुम गलत इंसान को इम्प्रेस कर रहे हो। साथ हंसने वाली इमोजी। मतलब अब मुझे मुमानी जान और मामू जान को इम्प्रेस करना चाहिए, उसने मुस्कुराहट दबाए टाइप किया। लाइबा के मोबाइल पर रिंग हुई। अनमता कॉलिंग। यस, उसने शायरी को फौरन रिप्लाई किया। फिर फौरन कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ शहरी के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देखने लायक थी। अगर इस वक्त उसे नींद ना आ रही होती तो वो माइकल जैक्सन का मून वॉक डांस जरूर करता। कंफर्टर मुंह तक ताना, अब वो सुकून से सो सकता था। टू बी कंटिन्यूड। सैफ, जिन पैरों से अंदर दाखिल हुए हो उन्हीं से बाहर निकल जाओ। मैं पढ़ रही हूँ अभी।
अरमता चेहरा झुकाए स्टडी टेबल पर बैठी थी जब सैफ कह के लगाता अंदर दाखिल हुआ। अरमता ने एक तैश भरी नजर उस पर डाली। वो उसकी आवाजों से डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन वो ढीठ वहीं खड़े मुसलसल कहके पर कहके लगा रहा था। सैफ। उसने तैश के मारे उसका नाम लंबा खींचा। अरे बात तो सुन लो पहले कपकेक। वो अब अपना पेट पकड़ते हंसी कंट्रोल करता बेड पर बैठा था। हम बिलाल भाई को देखने गए थे, पता है उनके साथ क्या हुआ? वो पेट पर हाथ रखते हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद। इतना हंसने से अब उसकी आंखों से पानी आने लगा था और गाल भी दर्द करने लगे थे। उसे इस तरह हंसते देखकर और बिलाल के नाम पर अब अनमता की भी हंसी छूटी थी। अब वो दोनों हंस रहे थे। बताओगे भी अब हुआ क्या है? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा थे। हम जब फुप्पो के घर गए तो बिलाल भाई बेड पर लेटे थे। कह रहे थे कि किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं लड़कियों को मैसेजेस और कॉल्स करके तंग करता हूँ। उन्होंने अभी बताना ही शुरू किया था कि फुप्पो ने बात घुमा दी। उनके चेहरे पर नील थे और किसी ने उन्हें उल्टा लटका कर मारा था। अनमता की आंखें हैरत से फैली। क्या? उल्टा लटका कर? सैफ ने हंसते हंसते कहा, हाँ उल्टा लटका कर। सोचो कितना कमाल का बंदा होगा। हाँ हाँ। मेरा तो दिल खुश हो गया। जो भी था बस एक बार मिलना है मुझे, वो कहते साथ ही हंसा था कौन? किसने मारा था? अनमता मुतजस्सिस सी हंसी दबाते पूछ रही थी। कह रहे थे कोई घूस्ट नामी बंदा था। घूस्ट? अनमता की बकायदा दबी दबी चीख निकली थी। घूस्ट? उसने दोहराया। हाँ घूस्ट। मतलब बिलाल भाई की पिटाई राहिम ने लगाई है, लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता है सब? शायद मुझे उन्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। उसने गहरी सांस ली। तुम उस घूस्ट को छोड़ो और रियल घूस्ट का सोचो। सैफ अब की शरारत से बोला था। रियल घूस्ट? उसने सैफ की तरफ सवालिया नजरों से देखा। राहिम भाई की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई तुम मान गई हो? अब तुम चली जाओगी? मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? सैफ ने कहते साथ ही फर्जी आंसू साफ किए। एक बार फिर से उसका इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया था। मेरी तवक्कात के बरक्स बड़ी जल्दी आ गए। तशरीफ ले आए सुल्तान। एक उधेड़ उम्र शख्स ऑफिस वेयर्स में मलबूस ऑफिस रूम के अंदर दाखिल होते हुए बोले। लहजा तंजिया था। साथ एक मेल सेक्रेटरी हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थामे उनके पीछे था। अब वो अपनी रोलिंग चेयर की जानिब बढ़े थे। देखने वाले उनकी उम्र का अंदाजा यूं ही नहीं लगा सकते थे। शायद वो अपनी हेल्थ मेंटेनेंस और ग्रूमिंग पर खासी तवज्जो देते थे। मेल सेक्रेटरी फाइल्स उनके सामने रखकर एहतरामन सर को खम देता उनके इशारे पर बाहर की जानिब बढ़ गया। आपकी तवक्कात मेरे मामले में हमेशा गलत साबित होंगी, मेहर अली खान साहब। वो इतना ही खुश मिजाज अंदाज से गोया हुआ था। मेहर अली खान ने सटपटा कर पहलू बदला। इन माहिदों को मंसूख करने से पहले कुछ अहम मामला डिस्कस कर लिए जाएं तो अच्छा होगा। वो दोनों हाथों को बाहम पैवस्त करते मेज पर जमाए साफ गोयाई से बोले। निकाह तो तुम कर चुके होंगे एथन की बेटी से? वो अब रुचकाए पूछ रहे थे। राहिम ने बगैर कुछ कहे मोबाइल में निकाह की तस्वीर निकालकर उनके सामने की। मेहर अली खान ने एक नज़र उन तस्वीर पर डाली, फिर बोले, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा लालची इंसान निकले सुल्तान। वो कहना नहीं चाहते थे लेकिन आदत से मजबूर ठहरे। राहिम एक बार फिर मुस्कुराया और मेहर अली खान इसी मुस्कुराहट से खार खाता था। मुझे लगता है कि हमें वो अहम मामला डिस्कस कर लेने चाहिए जो आप चाहते हैं। राहिम पुरसुकून सा बोला। मेहर अली खान कुछ सोचते हुए सीधे हो बैठे, फिर बोले, पहली बात ये कि एथन के तमाम शेयर्स में मैं अपने बिजनेस से अलहदा कर चुका हूँ। वो अब उसकी बेटी के नाम पर होंगे। दूसरी बात, अब मुस्तकबिल में तुम दोनों उन शेयर्स के अलावा अब इस कारोबार में किसी भी तरह की शराकतदारी के हकदार नहीं। आखिरी और सबसे अहम बात, तुम दोनों का मुझसे और मेरे खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं। उनकी आखिरी बात सुनकर राहिम फिर से मुस्कुराया। ऐसे कैसे कोई ताल्लुक नहीं मामू जान? एथन चचा के साथ आपकी बरसों पुरानी दोस्ती रही, और ये नहीं तो कम से कम मम्मी का सोच लें। अगर मम्मी ने आपकी ये बात सुन ली तो सोचें कितना खफा होंगी वो पुरसुकून सा कह रहा था। मेहर अली ने एक बार फिर पहलू बदला। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि कितने साल तुम मेरी बहन के कफालत में रहे, लेकिन वो फिर भी तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज और तहजीब नहीं सिखा सकी। कहते साथ ही उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स उसकी जानिब बढ़ाए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं तो अभी तक बड़ी तमीज के साथ पेश आ रहा था। वो भी डॉक्यूमेंट्स थामते हुए बोला। अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी ज़ौजा मोहतरम से बात करवा सकता हूँ आपकी, मामू जान। वो आखिर के लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब चाहे तुम ये डॉक्यूमेंट्स उसे दो, खुद रखो, या फिर फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मामू जान, इन 4 सालों के दौरान मेरी बीवी के शेयर से जितना मुनाफा भी आपको हुआ है, उसकी अदायगी अभी बाकी है। अब की बार वो चेयर पर फैलते हुए बोला था, एक इंतहाई घटिया और लालची इंसान हो तुम सुल्तान। मेहर अली खान मुठिया भींचे तैश के मारे दबा दबा सा चिल्लाए थे। वैसे मामू जान, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? वो कहते साथ ही पुरसुकून साहब अपनी जगह से उठा था। मेहर अली ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि वो फिर से बोला, मैं फिर आऊंगा मामू जान, आपकी बहू को साथ लेकर। वो दरअसल मेरी आज रात की फ्लाइट है, इसी काम के लिए आया था खास आपके पास। वो डॉक्यूमेंट सामने किए बोला, 1 माह मेरी बाद मेरी शादी है, आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ, जरूर आइएगा। कहते साथ ही वो बाहर की जाने बढ़ा था। मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से निकलते कैसे हो राहिम सुल्तान, वो गुस्से के मारे फुंकारे थे। जी मम्मी, गया था, मुलाकात हो गई मामू जान से। वो इस वक्त एक हलाल फूड्स रेस्टोरेंट में खाने में मसरूफ था जब उसे फातिमा की कॉल आई। जी वो ठीक है मम्मी। नहीं, हुमानी जान से मुलाकात नहीं हुई, मैं सिर्फ उनके ऑफिस गया था। जी खाना ही खाने आया था मम्मी, रेस्टोरेंट में हूँ। वो मुस्कुराया। जी ख्याल रखूंगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। चांदनी रात अपनी पूरी आबोताब के साथ जमीन पर नूर की चादर बिछा रही थी। वो लड़का चांद की तेज रोशनी में बालकनी में खड़ा जाए नमाज बिछाए तहज्जुद अदा कर रहा था। चेहरा अभी भी ताज़ा किए गए वुजू के पानी से तर, इस सियाह दुनिया से काफिल, वक्त से हारा हुआ शख्स। लेकिन वो यकीन रखता है, हर सियाह के बाद रोशनी की नवीद है। सलाम फेर कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो इस कैद से रिहाई चाहता था, उन नीली आंखों की कैद से। वो चाहता था कि अब वो अगर किसी भी लम्हे आंखें बंद करे तो उन नीली आंखों का नजारा उसका मुंतजिर ना ठहरे। वो चेहरे के गिर्द हाथों का हाला बनाए बैठा था। जब वली की नजर उस पर पड़ी, वो उसे उठा देखते ही साथ ही बालकुनी में आकर उसके पास आ बैठा। वो उसका रूममेट और बेहतरीन दोस्त था। जानता था कि तलहा किसी को पसंद करता, किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती। तलहा के कानों में वली की आवाज पड़ी। उसने फौरन चेहरे के आगे से हाथ हटाए। आंखें सुर्ख थीं, रोने के बायस नहीं, एकदम कुछ लापता हो जाने के बायस। वो शख्स जिसे आपने हर वक्त अपने इर्द गिर्द महसूस किया हो, एकदम उस इंसान का लापता हो जाना दिल चीर कर रख देता। उसे समझने में लम्हा भी नहीं लगा था। तलहा किसी एक इंसान की जिंदगी में ना होने से जिंदगी रुक नहीं जाती। वो नरम लहजे में कह रहा था, तुम समझो वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, और जो किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। वली उसे कंधे से थामते हुए बोला, क्या ये दिलासे कभी कभी नाकाम नहीं लगते? वो चेहरा झुकाए अफसुर्दगी से मुस्कुराया। लोग कहते हैं जो किस्मत में हो वो मिल जाता है, लेकिन जो दिल में है उसका क्या? वो मुस्कुरा कर कहता अपनी जगह से उठा था। फिक्र मत करो, इतना कमजोर नहीं हूं। उसने मुस्कुराते हुए वली के कंधे पर हाथ रखा जो उसके साथ ही उठा था। सर, हेलो सर। सर, हमने पूरी रात आपसे राब्ते की कोशिश की। सुल्तान हमें एयरपोर्ट पर कहीं नजर नहीं आया। हमारे बंदे उसके अपार्टमेंट के बाहर भी मौजूद थे, ना ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता दिखाई दिया। तुमने कब मुझसे राब्ते की कोशिश की? मेरा नंबर ऑन है जाहिद, अपनी नाकामियों का हवाला तुम अब मुझे इस तरह से दोगे? मेहर अली खान गुस्से के मारे फुंकारा था। अब तक तो वो जा भी चुका होगा, तुमसे एक आदमी तक न संभाला गया। मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ। उसने खट्टाक से फोन रखा। वो अब ऑफिस वेयर्स में मलबूस गाड़ी की जानिब बढ़े थे। ड्राइवर ने आगे बढ़कर बैक पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। मोबाइल पर एक बार फिर रिंग हुई। हशमत कॉलिंग। खान ने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। हाँ हशमत, बोलो। डॉक्टर साहब, मैं अभी लॉक खोलकर आपके ऑफिस में दाखिल हुआ हूँ। यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। विंडो की कांच टूटी हुई है, बच्चों के पैदाइश के रिकॉर्ड्स बिखरे हुए हैं। हशमत बौखलाहट से इधर उधर देखते हुए बोल रहा था। वो अभी भी ऑफिस के खुले दरवाजे पर ही खड़ा था। मेरे ऑफिस में कोई इतने सिक्योरिटी के बावजूद कैसे दाखिल हो सकता है हशमत? वो गुस्से के मारे धाड़े थे। ड्राइवर, फौरन हॉस्पिटल चलो। तुमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की हशमत? जी सर, मैं अभी देखता हूँ। कॉल मुनकता हुई। हशमत फौरन कंट्रोल रूम की तरफ भागा था। हे, डू यू नो वेयर शहरियार मेहर अली इज? राहिम इस वक्त अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद था। शहरियार मेहर, उसके सामने खड़े अंग्रेज ने उसे पुरसोच निगाहों से देखते ही जेरे लब दोहराए। अचानक ही एक और शख्स उनके साथ आ खड़ा हुआ। आप शहरी की बात कर रहे हैं? काली आंखों और काले बालों वाला शहरी, जिसके पीछे यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां पागल हैं, जो किसी को लिफ्ट नहीं करवाता, जो आर्टिस्ट भी है। वो सब अंग्रेजी में कह रहा था। उसकी बातें सुनकर राहिम मुस्कुराया। जी मैं उसी शहरी की बात कर रहा हूँ, काली आंखों और काले बालों वाला शहरी। राहिम ने उसका जुमला जेरे लब दोहराया। शायद उसे ये कॉम्प्लीमेंट पसंद आया था। हे शहरी,
शेरी इस वक्त बेजारियत से फुटबॉल खेलने में मसरूफ था जब वो लड़का दूर से उसे पुकारते हुए आया। हे शेरी, समवन नेम्ड राहिम सुल्तान हैज कम टू मीट यू। राहिम सुल्तान, शेरी जेरे लब दोहराते मुस्कुराया। राहिम सुल्तान का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सबसे पहले लाइबा आई थी। वो अब खुले मैदान की तरफ बढ़ा था। राहिम भाई आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। शेरी मुस्कुरा कर कहता उससे बगल गैर हुआ। तुमने उर्दू सीख ली। राहिम मुतजस्सिस सा उसे देखते हुए बोला। जी, किसी ने मुझे चैलेंज किया था, और वो शेरी ही क्या जो चैलेंजेस को भी मात ना दे दे। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। और सुनाए, काम हो गया आपका या अभी भी? हो गया। आखिर इस बार आया ही इसी नियत से था तो कैसे नहीं होता। वैसे तुम अपने डैड से खासे मुख्तलिफ हो, वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। अगर आप ख्यालात की बात कर रहे हैं तो हाँ, हमारे ख्यालात कभी नहीं मिले। अगर डैड का बस चले तो वो अपने इकलौते बेटे पर भी दौलत को तरजीह दे। मुमानी जान बता रही थी कि आपकी शादी है इस महीने। हाँ, तुम आओगे? जी जी, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शेरी। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम पाकिस्तान हो। वहां कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। राहिम ने गहरी नजर से शहरयार को देखा और नरमी से कहा। शेरी, कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, दिल से दिल तक खुद ही पहुंच जाती। अगर तुम ना आए तो शायद पूरी जिंदगी पछताओगे। शेरी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन इतना तो पक्का था कि वो इस बार पाकिस्तान जरूर जाएगा। ओके, मैं चलता हूँ, पैकिंग करनी है, आज शाम की फ्लाइट है मेरी। लेकिन राहिम भाई, आप इतने दिनों बाद आए, एक कॉफी तो बनती है। ओके। राहिम ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। अचानक उसके मोबाइल पर रिंग हुई। एना कॉलिंग। राहिम ने कॉल अटेंड किया। वो दोनों कैफेटेरिया के जाने बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा की तरह पहल राहिम ने की। वालेकुम सलाम। गहरी खामोशी। एना, राहिम ने पुकारा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। राहिम, आपने मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। वो खफा थी। राहिम ने मुस्कुराहट जब्त की। सामने बैठा शहरी राहिम के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देखकर खुद भी बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त समझी। बिलाल की तबीयत मैंने ही ठीक किया। राहिम, मुझे लगता है कि डॉक्टर मुझे नहीं बल्कि आपको होना चाहिए था। कितनी जल्दी तबीयत ठीक हो जाती है आपसे मिलने वाले पेशेंट्स की। अब अगर कोई मेरी बीवी को तंग करेगा तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता उस शख्स की थोड़ी सी तबीयत सेट कर दूं? राहिम संजीदा सा बोला था। थोड़ी सी, अनमता ने दोहराया। सैफ ने बताया था कि कितनी दुरुस्तगी की है आपने बिलाल भाई की। ऐना, मैं अभी बाहिर हूँ, बाद में बात करता हूँ, फी अमान अल्लाह। राब्ता मुनक़ता हुआ। आपकी वाइफ थी? शहरिया मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। हाँ, मेरी वाइफ थी, अनमता, वो कहते साथ ही मुस्कुराया। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को सांप सूंघ गया था। सब इस वक्त हॉल में मौजूद सर झुकाए खड़े थे। उन रिकॉर्ड्स में से सिर्फ उसकी बीवी के पैदाइश के साल के रिकॉर्ड्स गायब है। इसका मतलब समझते हो तुम हशमत? मेहर अली खान ठाड़ा था। पूरा स्टाफ कहाँ था उस वक्त? एक लड़का तुम सबकी नजरों से ओझल होता मेरे हॉस्पिटल में घुसा, सारे कैमरे फ्रीज किया और मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे इतने अहम डॉक्यूमेंट्स ले गया। ये एक लड़का तो हम सब पर भारी हो गया। ना सिर्फ कैमरे बल्कि इसने तो हम सबके दिमाग भी फ्रीज कर दिया। पास खड़े जाहिद ने दिल में सोचा था, ये मेहर अली खान का खास एम्प्लॉय था। सर, अब क्या करना है? जाहिद ने सर झुकाए नदामत से पूछा। क्या करना है? मेहर अली खान ने तैश के मारे दोबारा दोहराया। तुम सब कुछ करने के लायक हो? दफा हो जाओ सब, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सर, मुझे लगता है कि हमें ये दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। ये शॉर्टकट है, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड होकर मुख्तलिफ रास्तों से जाएंगे तो उन्हें पकड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेफ्टिनेंट मिर्जा शाहिद साहब, क्या आपको किसी ने दरमियान में बोलने की इजाजत दी? कैप्टन फराज मुजीब जब्त से बोले थे। वहां बैठे अमूमन जवान भी लेफ्टिनेंट मिर्जा शाहिद के मंसूबे से इत्तफाक रखते थे, लेकिन बोलने की इजाजत शायद उन्होंने अभी तक किसी को नहीं दी। अब कैप्टन के बनाए गए मंसूबे को मद्देनजर रखते हुए सारे जवान उस बड़े से कैंप से बाहर आए थे। ये नए कैप्टन थोड़े अजीब नहीं है? वली ने तलहा के कान में सरगोशी की करके उसकी राय मांगी। तुम सिर्फ अजीब की बात करो। क्या तुमने कभी उनके आंखों में गौर से देखा है? मुझे वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि मशकूक भी लगते हैं। सबको अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। तलहा संजीदगी से बोलते अब सीध में बढ़ा था। वली भी उसके पीछे आया। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो सब उस इलाके में पहुंचे थे। वो दहशतगर्द वहां से फरार हो चुके थे। वाकई अगर वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते तो उन दहशतगर्दों को पकड़ना मुमकिन था। ये इनका कोई दूसरा मिशन था जिसमें ये सब नाकाम ठहरे थे।
शायद अब इस तरह की कारकर्दगियों के बाद कोई नया कैप्टन तैनात किया जाए। वली ने एक बार फिर सरगोशी की। तलहा ने फिलहाल उससे चुप रहने का इशारा किया। अनमता आपको बहुत याद करती है फुप्पो। मैं अब अगली दफा आऊंगा तो उसे जरूर साथ लाऊंगा। बेटा पता नहीं मैं तब तक रहूं या ना रहूं। मेरे दिल पर बोझ है। मैं चाहती हूँ कि ये सब उसे खुद बताऊं। फुप्पो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपका साया हम पर सलामत रखे। कितने ही लोग रोज इस बीमारी से रिकवर होते हैं। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। मैं जल्द ही उसे आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगा। सूफी आप खांसी कमजोर दिखाई देने लगी थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के जर्द रंगत। उनकी नासाज तबीयत की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रैवल करने से भी मना किया था। सबा अपने कमरे में बैठी कुरान मजीद की तलावत कर रही थी जब खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। सबा उसे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाजत दी। आज तुम यहाँ कैसे? वो उसके साथ ही आ बैठी थी जब सबा ने पूछा। मुझे आसिया ने बताया कि फराज जा चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मेरा दिमाग मफलूज हो गया उस बंद कमरे की दीवारों में। जब जब वो इंसान घर होता है मैं खुली हवा में सांस नहीं ले सकती। मुझे उस शख्स से शदीद नफरत है। उसने एक गहरी सांस खारिज की। आप खुद बताएं, क्या मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोच सकती हूँ? उसकी बात पर सबा एक नजर उसे देखकर नरमी से मुस्कुराई और एक गहरा सांस लेकर बोली, फराज पहले ऐसे कभी भी नहीं थे। कैप्टन फराज मुजीब एक काबिल बहादुर और मुहब्बे वतन फौजी अफसर थे। उनकी नजरों में मुल्क की खिदमत एक मुकद्दस फरीजा थी और वो हमेशा इस बात पर फख्र करते थे कि वो एक ऐसे खानदान से हैं जिसने नस्लों तक मुल्क के दिफा में हिस्सा लिया। मतलब उनके आबाओ अजदाद में सब लोग आर्मी में थे? वो अब हैरानगी से पूछ रही थी। हाँ, सबका ताल्लुक फौज से था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनके वालिद मरहूम फौज के एक आला ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत से ज्यादा फौज के साथ वफादारी को अहमियत दी। वो फराज को हमेशा कहा करते थे, अपनी इज्जत और ईमान का सौदा कभी ना करना। फराज ने भी आर्मी ज्वाइन की और मेरे घर रिश्ता भेजा। मैं उन्हें पसंद करती थी पहले भी, लेकिन उनका रिश्ता इत्तफाक के आया था मेरे लिए। फिर मेरे घर वालों ने हामी भरी तो हमारा निकाह हो गया। उस दौरान उनके वालिद की तबीयत खासी नासाज थी जब उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। उसने फराज को खुफिया एजेंसी के साथ काम करने पर भारी रकम और इनामात की पेशकश की। कुछ वक्त ऐसा था और कुछ शायद फराज की जमीर ने उनके साथ के तय ताल्लुक की इख्तियार की। वो दुश्मन के लिए जासूसी और अपने ही वतन के खिलाफ राज फराहम करने पर राजी हो गए। जिस दिन उनके वालिद को ये सब पता लगा वो रात उनकी आखिरी रात थी। वो शायद फराज का ये रूप गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें हार्ट अटैक आया था। पैसे से आप लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्ते सिर्फ वफादारी की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं और एक फौजी का रिश्ता अपने खानदान से नहीं बल्कि सबसे पहले अपने मुल्क से होता है, जो वफादारी की लकीर पर बनता है। लेकिन फराज तो वो लकीर कब की मिटा चुके हैं। सबा के चेहरे पर फराज के लिए नफरत नहीं, फिक्रमंदी थी। मगरिब की अजानें हर सू गूंज रही थी। तलहा नमाज की नीयत से अपने कमरे से बाहर आया। जब उसकी नजर मुजीब फराज पर पड़ी, उनके हाथ में कुछ दस्तावेजात थी। वो चौकन्ने से दाखिली दरवाजे से दाखिल होकर अब अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। वो बार बार मुड़कर अपने पीछे दाएं बाएं देखते थे। तलहा की जानिब उनका नीम रुख था। वो उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन तलहा एक दीवार की ओट में खड़ा उन्हें बासानी देख सकता था। उनकी आंखों में खौफ था, पकड़े जाने का खौफ, कोई ऐसा काम जो चोरी छुपे अंजाम दिया जा रहा था। मुजीब फराज ने अपने कमरे के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा मुकफिल किया, लेकिन शक की बुनियाद पर किसी को भी मौत इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। उसने फौरन अपने जहन में आने वाले मनफी ख्यालात की नफी की। आधे आधे नहीं, 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी का वक्त था। वक्त कम था और वो अब उजलत में पैकिंग कर रहा था। अचानक ही मोबाइल पर रिंग हुई। एना कॉलिंग। आज उसे ये तीसरी कॉल मौसूल हुई थी अनमता की तरफ से। कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया, साथ ही अब उसने लगेज सील करके फर्श पर रखा था। अस्सलाम वालेकुम। होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो अब लगेज उठाए दरवाजे की जाने बढ़ा था। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे थे? वो इस वक्त अपने कमरे से मुल्हिका टेरेस पर खड़ी मोबाइल कान से लगाए पूछ रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट थी। राहिम ने मोबाइल दूसरे कान से लगाकर कंधे से टिकाया और कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर की जाने पड़ा। साथ ही बोला, इंतजार उस वक्त का जब तुम मेरे साथ होंगी। होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो अब मेन गेट लॉक करके कैब की जाने बढ़ा था। अनमता ने एक नज़र दूर उफ़ पर चमकते चांद को देखा, फिर बोली, क्या मैं अभी आपके साथ नहीं हूँ? तो जय राहिम सुल्तान सवाल पर सवाल करने में माहिर थी। वो मुस्कुराते हुए कैब का दरवाजा खुलते अंदर बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी।
तुम दूर जाती कब हो? वो उसकी बात पर खिलकर मुस्कुराई। राहिम भी मुस्कुराया, फिर बोला, एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, बस आने वाला हूँ। उसकी निगाहें साइड विंडो पर जमी थी। अचानक कैब के तरफ से चार गाड़ियां उन्हें तेजी से क्रॉस करके आगे निकली थी। राहिम ने फौरन कॉल मुनक़ता की और कैब ड्राइवर को पेमेंट करता वहीं रोड पर उतरा था। वो जुलत में एक और कैब में सवार हुआ था। उसकी निगाहें अभी भी विंडो पर जमी थी। थोड़ी ही मुसाफत तय करके वो अब एयरपोर्ट पहुंचे थे। शायद ये उसका वहम था। वो अब पेमेंट क्लियर करता एक गहरा सांस ले पुरसुकून सा अंदर की जाने पड़ा। There are 30 minutes left for the Pakistan bound flight from the US to take off. कुछ मुसाफिर पहले से जहाज में सवार थे और कुछ अब बोर्डिंग करते अंदर दाखिल हो रहे थे। वो भी लगेज उठाए अंदर के जाने बढ़ा था। सामान स्टोव करके सीट से पुश टिकाए वो पुरसुकून सा बैठा था जब एक पुलिस ऑफिसर अपने कुछ साथियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। राहिम सुल्तान। अचानक उसने एक नन्हे से माइक में राहिम का नाम पुकारा और अब फोन कर रहा था कि जो कोई भी राहिम सुल्तान है खुद को हमारे हवाले कर दे। अचानक से जहाज में हलचल मची थी। मेहर अली खान। वो मुठिया भींचे जब्त से बोला, निगाहें उन पुलिस कांस्टेबल पर जमी थी जो अब एक एक करके सबके पासपोर्ट चेक करने लगे थे। टू बी कंटिन्यूड। वो कोई आम आदमी नहीं है जाहिद। आज जिंदगी में पहली बार मेहर अली खान अपने लगाए गए अंदाजों को गलत तस्लीम करता है, लेकिन शिकस्त नहीं। वो रोलिंग चेयर से पुश टिकाए पुरसोच निगाहों से सामने दीवार पर लगी एक हॉर्स पेंटिंग को घूरते हुए कह रहा था, शिकस्त मेहर अली खान ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी और ना ही कभी देखेगा। एक तेज नजर जाहिद पर डालते वो अब अपनी जगह से उठा था। राहिम ने जब्त से मुठियां भींची। वो कांस्टेबल अब आहिस्ता आहिस्ता सबके पासपोर्ट चेक करता उसी की तरफ बढ़ रहा था। राहिम पासपोर्ट थामे अब अपनी जगह से उठा था। कांस्टेबल भी अब उसी की तरफ आकर रुका था, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। राहिम ने कुछ सोचकर पासपोर्ट उसकी जानिब बढ़ाया। कांस्टेबल ने एक नजर उसके पासपोर्ट पर डाली। अब्दुल हादी। जेरे लब दोहराया, फिर एक नजर राहिम को देखते वापस उसकी तरफ पासपोर्ट बढ़ाया और आगे चल दिया। वो भी अब पुरसुकून सा उसे जाता देखकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया था। जहाज में कोई भी राहिम सुल्तान नामी बंदा सवार ही नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स नाकामी से अब जहाज से बाहर आने लगे और कुछ ही वक्त बाद जहाज ने उड़ान भरी थी। मेहर अली खान साहब, आपका क्या ख्याल था कि मैं अमेरिका में काम के दौरान एक हॉस्पिटल में कार्रवाई अपनी असल शख्सियत के साथ करूंगा? ओह मामू जान, वो दिल में सोचते मुस्कुराया था। शिकस्त तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। आखिर हर इब्लीस का एक जवाल है। 3 हफ्ते बाद। भाई, मुझे अनमता से मिलने जाना है। राहिम सामने लैपटॉप रखे तेजी से कीबोर्ड पर टाइपिंग में मसरूफ था। फिर नजर उठाकर अब्रो चुकाए उसे देखा जो उसके सर पर खड़ी थी। लाइबा, अभी तुम्हें आए आधा घंटा भी नहीं हुआ। लाइबा ने फौरन उसकी बात काटी। भाई, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अभी जाना है तो बस जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही है सुबह से। आखिर में उसकी आवाज धीमी थी। बेटा, गलत बात। अनमता की रुखसती है कुछ दिनों बाद। ऐसे में बार बार दूल्हे ससुराल थोड़ी जाते। फातिमा लाइबा को कहती है मुस्कुराते हुए उठकर किचन की तरफ बढ़ी थी। लेकिन मम्मी, वो सुबह से मेरा वेट कर रही है। हमें शॉपिंग पर भी जाना है, प्लीज मम्मी। लाइबा पीछे से इल्तिजाई लहजे में बोली थी। तुम ऐसा करो, अब्दुल रहीम भाई के साथ चली जाओ। राहिम ने उसे देखते हुए एक मशवरा दिया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। लाइबा खिलकर मुस्कुराई और पुरजोश सी अब ऊपर की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। राहिम भाई, मैं कल आ रहा हूँ पाकिस्तान। उसे शहरियार की तरफ से व्हाट्सएप पर पैगाम मौसूल हुआ। राहिम ने वक्त देखा। पाकिस्तान में शाम के 4 बजे, यानी अमेरिका में इस वक्त सुबह के 6 बजे होंगे। राहिम ने वीडियो कॉल की। शहरी ने फौरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम राहिम भाई, साथ ही सलाम किया। वालेकुम सलाम। शहरी, मुझे डिटेल्स शेयर कर देना, मैं खुद आऊँगा तुम्हें रिसीव करने। ओके राहिम भाई। तुम इतनी सुबह उठ जाते हो? राहिम ने सवाल किया। जी भाई, फजर की नमाज पढ़कर फिर से सो जाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। राहिम भी मुस्कुराया। माशाल्लाह। उस दिन जब मैं हार्वर्ड आया था तब तुम्हारी यूनी फेलो से पता चला कि तुम्हारी आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। राहिम ने कहते साथ ही उसके बैक पर लगी आर्ट पेंटिंग की तरफ इशारा किया। ये घोड़ा मेरा पसंदीदा है, वार्म ब्लड हॉर्स। अब शहरी मोबाइल का कैमरा उस पेंटिंग की तरफ किए कह रहा था। साथ ही अब उसने कैमरा अपने कमरे में लगी खुद की बनाई गई आर्ट पेंटिंग्स की तरफ घुमाया था जब राहिम की नजर एक पेंटिंग पर जा टिकी जो अभी भी कैनवस पर लगी थी। शायद वो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो एक लड़की की पेंटिंग थी। ये किसकी पेंटिंग है? वो अब लैपटॉप काउच पर रखते सीधा वो बैठा था। शहरी ने उसकी निगाहों का ताकुब किया। ओह, ये
वो अब मुस्कुराता हुआ उसी पेंटिंग की तरफ बढ़ा था। एक्चुअली राहिम भाई, उसने राहिम को मुतवज्जा करके एक गहरा सांस ली। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। मैं नहीं जानता कि इस लड़की की कोई हकीकत है भी या नहीं, लेकिन ये लड़की अक्सर मेरे ख्वाबों में आती। वो राजदारी से कह रहा था। उसकी बात पर राहिम मुस्कुराया, फिर बोला, ओह ओके, लेकिन क्या तुम मुझे पेंटिंग देना पसंद करोगे? उसकी बात सुनकर शहरी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था। राहिम भाई, मैंने आज तक इसकी पेंटिंग्स किसी को नहीं दिखाई। वो हिचकिचाहट से कह रहा था। मतलब इस लड़की की पेंटिंग्स बनाने के बाद तुमने किसी को नहीं दिखाई? उसकी निगाहें अब शहरी पर जमी थी। जी, मैंने आज तक ये पेंटिंग्स किसी को नहीं दिखाई। मैं माजरत करता हूँ आपसे, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ये पेंटिंग्स किसी को दूं। इट्स ओके शहरी, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या तुम ये पेंटिंग पाकिस्तान आते वक्त ला सकते हो? बाद में चाहे वापस ले जाना। वो संभलते हुए बोला था। शहरी ने एक नज़र मुड़कर वापस उस अधूरी पेंटिंग की तरफ देखा, फिर वापस राहिम को देखते हुए हामी भरी। जी, मैं ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा वादा रहा आपसे कि मैं आपकी पेंटिंग ज़रूर बनाऊंगा आपकी वाइफ के साथ। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। शुक्रिया, मुझे इंतज़ार रहेगा, वो कहते हुए मुस्कुराया। लाइबा की गाड़ी अभी ही हाशमी हाउस के बाहर आकर रुकी थी। अब उसने पुरजोश से बाहर आकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। अब कितने दिनों बाद वो अनमता से मिलने जा रही थी। दूसरी तरफ अनमता दाखिली दरवाजे पर खड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ चक्कर लगा रही थी। मुस्कुराहट तो उसके होंठों पर भी थी। अचानक ही लाइबा उससे अंदर आती दिखाई दी, वो भी अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। फासला सिमटा था, वो दोनों गले मिली, मुस्कुरा रही थी और साथ में रो भी रही थी। सुबह से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, अनमता ने अलहदा होकर शिकवा किया। साथ ही वो अब खुफकी भरी नजर से उसे घूर भी रही थी। इतना गुस्सा मत क्या करो, गुस्से में तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। लाइबा ने मुस्कुराहट दबाए धीमी आवाज में कहा, साथ ही अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। उसके बाद पर अनमता मुस्कुराई। वो दोनों अब अंदर की जानी बढ़ी थी। अनमता ने लाइबा का तारुफ सबसे करवाया, सादिया, दादी जान, फायजा। भाभी, आप चलेंगी शॉपिंग पर? अनमता ने फायजा से पूछा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम दोनों की इतनी अच्छी कंपनी मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, फायजा मुस्कुराते हुए बोली। सादिया ने गुलशन के हाथ उन तीनों के खाने के लिए स्नैक्स और चाय भिजवाई थी। खुद वो रात के खाने के इंतजाम देख रही थी। सैफ सैफ अभी उन तीनों के सामने से गुजरकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था जब अनमता ने उसे पीछे से पुकारा। सैफ के उठते कदम को एकदम ब्रेक लगी थी। उसने मुड़कर पीछे देखा। दो चेहरों को तो वो जानता था, ये तीसरा कौन है? अब कुछ सोचते हुए उसके कदम उन तीनों की तरफ बढ़े थे। जी फरमाइए। अनमता के सर पर पहुंचकर वो बोला था। हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो तुम। उसने जुमला मुकम्मल करने से पहले चेहरे पर मासूमियत बखेरे आंखें टिमटिमाई थी। तो आपको एक अदद बॉडीगार्ड चाहिए, सिस्टर डियरेस्ट। वो अपनी शर्ट के कॉलर सीधे करता इतरा कर बोला था। नहीं। अनमता ने उसकी बात की नफी की, फिर बोली, तुम्हारी गाड़ी की चाबियां चाहिए, मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई है। हाँ, तुम्हें अपनी गाड़ी की चाबियां दे दूं, फिर बाद में मैं खुद भी सर्विस करवाता फिरूं, वो जज्ब से बोला था। जाना है तो मैं भी साथ जाऊंगा। अब की बार उसने हाथ बांधे थे। ओके, फ्री का ड्राइवर मंजूर है हमें। अनमता भी कहते साथ अब अपनी जगह से उठी थी। सैफ ने भी उसकी बात का बुरा मनाए बगैर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे। जो भी बोले, आज परवाह किसे थी। भाभी, मैं बैग लेकर आती हूँ अपना। वो भी अब ऊपर की तरफ बढ़ी थी और लाइबा फायजा के साथ बातें करने लगी थी। ये लड़की कौन है जो नीचे बैठी थी? अनमता बैग उठाए अब कमरे से बाहर निकली थी जब सैफ ने उसके कदम के साथ कदम मिलाए। शायद वो कमरे के बाहर उसके इंतजार में ही खड़ा था। सैफ की बात सुनकर अनमता के उठते कदमों को एकदम ब्रेक लगी। उसने मुड़कर सैफ को देखा जो उसके रुकने पर अब खुद भी रुका था। लाइबा है, मेरी फ्रेंड। वो बताते साथ ही अब हाथ बांधे उसे घूर रही थी। ओह, वही लाइबा जिसकी बातें कर करके तुम थकती नहीं थी? वही मुल्तान वाली? वो हैरानगी से पूछ रहा था। हाँ, वही मुल्तान वाली, और अब तुम उससे पूरे 10 फीट के फासले पर दिखाई देना मुझे। लेकिन क्यों? अच्छा है ना, वो तुम्हारी दोस्त है, और देखो बहनें ही तो भाइयों के बारे में सोचती हैं। वो एक हाथ से बाल पीछे को किए मुस्कुराते हुए बोला था। सैफ, वो तुमसे उम्र में बड़ी है। अनमता अब के बेजारी से बोली थी। प्यार और मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती, सैफ ने कहते साथ ही बतीसी की नुमाइश की थी। अनमता ने एक अफसोस भरी नजर उस पर डाली, साथ ही पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी उससे मोहब्बत भी हो गई?
मोहब्बत का क्या है, वो तो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। जवाब हाजिर था। अब की बार तो अनमता ने अपना सर ही पीट लिया। वो भी किससे बहस कर रही थी। जो भी है, लेकिन इस वक्त तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं हो रही। और लाओ इधर 2 चाबियां। फौरन उसके हाथ से चाबियां झपकी, फिर बोली, तुम्हें याद है ना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाले लड़कों का क्या हाल करता है घूस्ट। उम्र देखो अपनी और हरकतें देखो। कहते ही मुड़कर अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। जालिम समाज, ऐसी ही बहन देनी थी मुझे। सैफ उसके पीछे से चिल्लाया था। डैड, मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ। शेरी ने ऐलान कम और धमाका ज्यादा किया था। उसे बाकायदा गुस्से के मारे मेहर अली खान के कानों से धुएं उठते महसूस हुए थे। पाकिस्तान? किस लिए? वो एक गहरी नजर उस पर डाले पूछ रहे थे। राहिम भाई की शादी में शिरकत के लिए, वो पुरसकून सा बोला था। राहिम की शादी? जरूरत क्या है जाने की। अभी तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो। जब तलहा या लाइबा का वक्त आएगा फिर देखेंगे। वो दो टोक अंदाज में हुक्म देकर अब अपनी जगह से उठे। डैड, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करें। मुझे अपने ग्रेड्स की फिक्र आपसे ज्यादा है, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। और जहां तक रही पाकिस्तान जाने की बात, तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आखिर मेरे फूफू के बेटे की शादी है। उस नर्म तबीयत लड़के को अपने दिए गए अहकामात पर चलाकर उन्होंने कितना ढीठ बना दिया था, इस बात का भी उन्हें अंदाजा नहीं था। अच्छा, पहले तो कभी तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने का ख्याल तक नहीं आया, और आज तुम्हें ये भी याद आ गया कि तुम्हारी कोई फुप्पो भी है। वो जब्त करते तंजे अंदाज में बोले थे। शहरयार भी कहाँ बाज आने वाला था, मुस्कुराकर मेहर अली खान को देखा, फिर बोला, चले, कम अज कम मुझे ख्याल तो आया। उसने कहते साथ ही गहरी सांस खारिज की। लेकिन शायद डैड, आप तो भूल ही चुके हैं कि आपके कुछ खूनी रिश्ते भी हैं जो पाकिस्तान में हैं। आप चाहे जितनी मर्जी रुकावटें डालें, ये आप भी जानते हैं कि शहरियार मेहर अली खान जब कोई फैसला कर लेता है तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता है। मैं जाऊंगा पाकिस्तान, और जरूर जाऊंगा, और आप मुझे नहीं रोक सकते। दुरुस्तगी से जवाब देता वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। लाइबा, जितनी शॉपिंग तुमने मेरे साथ करनी है इन 2 दिनों में कर लो, फिर मम्मी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। मुझे याद है आमना आपी के टाइम पर भी यही हुआ था, वो उदासी से कह रही थी। वो दोनों इस वक्त फायजा के बुटीक में खड़ी ड्रेसेस देख रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी तुम्हारे तरफ आ जाऊं, लेकिन फिर भाई क्या कहेंगे, दोस्त याद है और भाई को भूल गई। हाँ, राहिम ऐसा ही कहेंगे। उसकी बात पर अनंता खिलकर हंसी थी। लेकिन अगर तुम आ जाती तो हम कितना एंजॉय करते। हाँ ये तो है, लेकिन मैं भाई को भी नाराज नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोज मिलने आऊं। फिर तो तुमने हमारे घर ही आना है। अपनी बात कहती है आखिर में लाइबा ने शरारत से आंख दबाई। अनमता के गाल सुर्ख हुए, तभी फायजा उनकी तरफ आती नजर आई। अभी इतनी वैरायटी नहीं है यहाँ, थोड़ा वक्त लगेगा मेंटेनेंस में। और हाँ, अभी हयात से बात हुई है मेरी, तो मैंने बताया कि हम सब बाहर आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। उसे भी शॉपिंग करनी है, आती ही होगी थोड़ी देर तक। चलो तब तक तुम दोनों को एक और बुटीक दिखाती हूँ, वो मुस्कुराकर कहती है। उन दोनों को साथ लिए अपनी बराबर वाली शॉप में गई थी। मेहंदी इवेंट के लिए ड्रेसेस दिखाएं। लाइबा सेल्समैन की तरफ देखते हुए बोली, मैंने शॉपिंग नहीं की अपनी, सोचा था तुम्हारे साथ ही करूंगी। लाइबा ने अब अनमता की तरफ देखते हुए कहा। कुछ ही देर में सेल्समैन ने मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन के अरूसी लिबास मलबूसात उनके सामने रखे थे। अब लाइबा आईने के सामने खड़ी एक लिबास को खुद को लगाए देख रही थी। कैसा लग रहा है? साथ ही अनमता से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, उसे देखते मुस्कुराकर बोली। कलर भी लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। अब की बार फाइजा उसे देखते मुस्कुराकर सताइश से कह रही थी। सॉफ्ट पीच साथ पील ग्रीन कलर का लिबास, हल्का काम, खासा दिलकश दिखाई दे रहा था। बस फिर यही फाइनल है। अब वो मुस्कुराते हुए वापस उस सेल्समैन की तरफ बढ़ी थी, जो थोड़े फासले पर हाथ बांधे खड़ा था। हयात आ गई, मैं उसे रिसीव करके आती हूँ। फायदा मोबाइल हाथ में लिए मोबाइल में हयात की तरफ से मौसूल हुए पैगाम को देखते कहती हूँ झलक में बाहर की तरफ बढ़ी थी। दोनों यहीं रहना। पीछे मुड़कर एक बार फिर फायजा ने उन दोनों को याद दहानी करवाई। उन दोनों ने भी फौरन से इस बात में सर हिलाया। ओह, भाई की कॉल। अचानक से लाइबा के मोबाइल पर राहिम की कॉल आने लगी थी। उसने फौरन कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम सलाम। जी भाई, बस थोड़ी सी शॉपिंग रहती। क्या 9 बज गए? जी बस मैं थोड़ी देर तक। भाई आप फिक्र मत करें। भाई लेकिन अब कितने दिनों बाद मिले? सिर्फ 9 ही तो बजे। आ जाऊंगी ना। उसने अब पैर पटकते तंग आकर अनमता को फोन थमाया था। अनमता ने हड़बड़ाकर हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब लाइबा उसके हाथ में फोन थमाती मजीद ड्रेसेस देखने लगी।
उसने एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छाई थी। वो जो 2 घंटे से सोफे से पुश टिकाए की पोजीशन में था, अब सीधा हो बैठा था। एना, खामोशी का तसलसल टूटा। वो मुस्कुराई थी। आपको कैसे पता चला? साथ ही पूछा। वो उसे हमेशा हैरान कर देता। तुम्हारे मामले में राहिम सुल्तान का दिल कभी गलत बयानी नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको शायर होना चाहिए। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोली। अगर मैं शायर भी होता, तब भी मेरे हर शेर का एक एक लफ्ज सिर्फ तुम्हारे लिए होता। वो दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए बोला था। राहिम, उसने पुकारा। हम्म। राहिम भी सहर में गिरफ्तार सा बोला। वो, मैं ये कह रही थी कि वो अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी, होंठों पर शरारती मुस्कुराहट कि। राहिम ने बेसब्री से पूछा कि लाइबा को थोड़ी देर हो जाएगी प्लीज। तभी फायजा और हयात बातें करती अंदर दाखिल। ओके, मैं फिर बात करूंगी, अल्लाह हाफिज। अरामता ने फौरन कॉल मुनक़ता किया और आगे बढ़कर मोबाइल लाइबा की तरफ बढ़ाया। पाकिस्तान की हवाओं ने बाजू फैलाए खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया था। आज पाकिस्तान पहुंचकर उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो शायद उसने खुद भी कभी नहीं देखी। वो खुद को एक आजाद परिंदा महसूस कर रहा था। राहिम उससे दूर से ही खड़ा नजर आ गया था। वो भी अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और दोनों बगल गए। यहाँ पर इतनी अपनायत क्यों है राहिम भाई? मेरा मतलब है, मैं पहली बार पाकिस्तान है, लेकिन ये सड़कें, ये माहौल, ये हवाएं, सब अपना अपना सा लग रहा है। इन हवाओं में अपनायत है। मेरी तो पैदाइश भी अमेरिका की है, लेकिन मुझे वहां कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। राहिम ने एक नजर शहरियार पर डाली जो उसे ही देख रहा था, फिर बोला। शायद तुम्हारे डैड पाकिस्तान से थे इसलिए। जी, शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं डैड यहाँ क्यों नहीं आते। वो अफसुर्दगी से कहते हैं, वापस सामने देखने लगा था। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। फातिमा शहरियार के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोली। राहिम और शहरियार इस वक्त फातिमा के कमरे में मौजूद थे। चलो मैं खाना लगवाती हूँ, तुम दोनों बैठो। भाभी लाइबा कहाँ है? राहिम ने पूछा, शहरियार के कान खड़े हुए। बेटा वो अनमता की तरफ गई है, उसकी थोड़ी सी शॉपिंग रहती है। एन शादी के दिन तक भी उसकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। वो तासुफ से सर झटकते बाहर की तरफ बढ़ी थी। उनकी बात पर राहिम ने मुस्कुराकर सर झटका, साथ ही लाइबा को कॉल मिलाई। ये देखो, फिर से आ गई भाई की कॉल। लाइबा रुक कर पैर पटकते मुंह के जाविये बिगाड़े बोली। साथ ही वो अब मुस्कुराहट दबाए इल्तजाई लहजे में अनमता को देख रही थी। वो भी राहिम की कॉल का सुनकर एकदम रुकी और लाइबा का इल्तजाई लहजा देखकर साफ इनकार किया। लाइबा ने मुंह बसूरे कॉल अटेंड कर मोबाइल फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो आंखें टिमटिमाते पुरसकून सी बोली थी। वालेकुम सलाम, कहाँ हो? साथ ही पूछा। भाई शॉपिंग के लिए आए हैं, और अनमता भी। ओके, मैं खुद पिक करने आऊंगा, तुम्हें कितना वक्त लगेगा? भाई बस 1 घंटे तक फ्री हो जाएंगे। ओके, ख्याल रखना अपना। फी अमान अल्लाह। लो, इतनी जल्दी कॉल भी काट दी, पूछा भी नहीं कौन से मॉल में। लाइबा ने ताज्जुब से सर झटक कर सामने खड़े अनमता को देखा। उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, अनमता मुंह बिगाड़े बोली। मतलब? लाइबा ने हंसते हुए पूछा। मतलब ये कि उन्हें सब पता होता है कि हम किस वक्त कब और कहाँ हैं। ट्रैपिंग एक्सपर्ट। वो जेरे लब राहिम को एक और खिताब देती मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। लाइबा भी उसके पीछे आई। अचानक अनमता के मोबाइल पर भी रिंग हुई। सैफ कॉलिंग। उसने फौरन कॉल अटेंड किया और मोबाइल फोन कान से लगाया। हेलो सैफ। आमना आप ही पूछ रही है कब तक आऊंगी? वो जिलत में बोला था। आप ही आ गई? उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। हाँ आ गई, और तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आ जाओ। ओके, मैं बस निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। कॉल मुनकता हुई। लाइबा, हम बाकी की शॉपिंग कल कर लें? हाँ ठीक है, लाइबा ने भी हामी भरी। ये तो वो जानती थी कि आज शहरी आने वाला था। अब तक तो आ गया होगा, वो दिल में सोचते आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। अपने ही घर में ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रही हैं आप? पीछे से आवाज गूंजी। वो शहरी ही था। वो उसकी आवाज पहचानती थी। उसने जब्त से आंखें मींची, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ मुड़ी। स्याह शर्ट और जीन्स में मलबूस, स्याह बाल पीछे की जानिब जमाए, स्याह गहरी नजरों से वो उसे ही देख रहा था। सामने से देखने में उसकी शख्सियत खासी रौबदार लगती थी। लाइबा ने उसे पहली बार इस तरह अपने सामने खड़ा देखा था। वो वजिया लग रहा था। वो मैं उसने मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर वापस शहरियार को देखा। वो कंफ्यूज हो रही थी। शहरियार ने मुस्कुराते हुए अब्रो झुकाई, निगाहें अभी भी उसी पर जमी थी। लाइबा, तुम इतनी जल्दी आ गई? राहिम अभी ही अपने कमरे से बाहर आया था। लाइबा को देखते ही उससे पूछने लगा। भाई अनमता को जल्दी घर जाना था, इसलिए फिर मैं भी वापस आ गई, वो पुरसकून से बोली। ओके ठीक है। लाइबा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। मैं बाहर जा रहा हूँ शहरी, तुम चलोगे?
जी भाई ज़रूर। शहरी ने राहिम को देखते मुस्कुराकर हामी भरी। चलो फिर आज मैं तुम्हें कासिम और अजलान से मिलवाता हूँ। जी ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। जी भाई। वैसे तो हर वक्त सैफ मुझे यहाँ ले चलो, सैफ मुझे वहाँ ले चलो, सैफ मुझे हॉस्पिटल जाना है, सैफ मुझे शॉपिंग पर जाना है, सैफ यूनिवर्सिटी जाना है। सैफ उसका रास्ता रुके मुंह के अजीब व गरीब जाविये बिगाड़े बोल रहा था। शायद वो अभी तक अपनी कल की हुई इज्जत अफजाई दिल में लिए बैठा था। अब आना तुम, कब के मैं भी कहीं ले जाऊं फिर कहना। ना लेकर जाना। वैसे भी अब तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अनमता भी इतरा कर बोली थी। हाँ हाँ जाओ, मेरी तो जान छूटेगी वैसे भी, वो भी बेसाख्ता ही बोला। और जिस दिन मैं जाऊंगी ना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पीछे रोने वाले भी तुम ही होंगे। वो भी बाल पीछे करती इतरा कर बोली थी। सैफ ने एक लम्हे के लिए सोचा, उसके जाने का दुख ज्यादा बड़ा था। लेकिन अभी जंग जारी थी और शिकस्त उसे मंजूर नहीं थी। फिर बोला, मैं क्यों रोऊंगा? रोने की बारी तो अब राहिम भाई की है। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट। उसकी बात सुनकर अनमता गुस्से के मारे लाल पीली हुई और वो भी आगे की जानी भर गया था। जो भी था, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन उसके चले जाने का दुख ज्यादा बड़ा था। वो उदासी से मुस्कुराया। पीछे अनमता भी पैर पटकते लाउंज की जानी बढ़ी थी। मौजम साहब इस वक्त घर नहीं थे, मतलब अब लाउड स्पीकर्स पर म्यूजिक चलाया जा सकता है। बस अगर बाबा ना मना करे ना, तो मैं इन मोहल्ले वालों की नींदें हराम कर दूं, जैसे ये मेरी करते हैं अपनी शादियों के दौरान। हम्म। सैफ पुरजोश सा अब ऊपर छत की जानी बढ़ा था। वसी छत से मुल्हिका एक वसी और पुरकशिश कमरा, जहां पर सैफ ने साउंड सिस्टम का पूरा इंतजाम किया था। एक लम्हे में पूरा इलाका तेज म्यूजिक की आवाज के साथ गूंज उठा था। मम्मी, देखें, सैफ ने फिर से लाउड म्यूजिक चलाया। रमता के कानों में एकदम ही म्यूजिक की आवाज पड़ी थी। उसने फौरन सादिया को आगाह किया। क्यों, बाबा घर नहीं है क्या? आमना जो साथ ही बैठी शॉपिंग देख रही थी फौरन बोली। तुम्हारे बाबा नौरीन आपा की तरफ शादी का इनविटेशन कार्ड देने गए हैं। बाकी दो सहबाब को अजलान और सैफ दे आए थे, लेकिन तुम जानती तो हो अपनी फुप्पो को, कोई बात ना बने इसीलिए तुम्हारे बाबा खुद गए। सादिया कपड़ों को तय लगाते हुए कह रही थी। जाओ, तुम मना करके आओ उससे, मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होंगे। हल्की आवाज में भी म्यूजिक सुना जा सकता है, लेकिन नहीं, इसने तो पूरा मोहल्ला सर पर उठाना है। मैं क्या करूं इस लड़के का, पता नहीं ये कब सुधरेगा। सादिया ने सैफ की शान में वही अल्फाज हो रहा है जो वो हमेशा कहती थी। मम्मी, इसी की तो सुनेगा वो आमना इसी की तो सुनेगा वो। आमना ने एक नजर अनमता को देखा, फिर उठ खड़ी हुई। चलो मैं भी चलती हूँ साथ। सैफ, क्या तुम थोड़ी हल्की आवाज में म्यूजिक नहीं सुन सकते? अनमता दोनों हाथ कमर पर टिकाए बोली थी। आमना भी अब उसके साथ आकर खड़ी हुई थी। क्यों भाई, मैं क्यों हल्की आवाज में चलाऊं? वो बगैर कोई असर लिए बोला था। मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होंगे सैफ, अब की बार आमना बोली थी। ओह, मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होंगे, वो भी इस्तेहजाई अंदाज में कहता काउच से उठकर उन दोनों की तरफ बढ़ा था। तुम्हें याद है जब फहद के भाई की शादी थी, कितना लाउड म्यूजिक चलाता था वो? पूरे 4 साउंड सिस्टम थे उसके पास। कहते साथ ही उसने हाथ हवा में मौलिक करके 4 उंगलियों की नुमाइश की। मैंने तो फिर सिर्फ 2 चलाए हैं, और इसके भाई की शादी के दौरान मेरे पेपर्स भी थे। मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब होता था, अचानक ही उसे अपना एक और गम याद आया था। मैं तो चलाऊंगा, उसने कहते साथ ही चेहरे का रुख फेरा। मतलब उसका फैसला हतमी था। ठीक है, फिर जब बाबा आएंगे ना, तब भी ना बंद करना। देखते हैं फिर हम भी, कब तक चलाते हो तुम लाउड म्यूजिक? अनमता उसे चैलेंज करती मुड़ी थी। इतना तो पक्का था कि मौसम साहब के आते ही म्यूजिक स्लो हो जाए। अब वो मुस्कुराहट दबाए वापस नीचे आई थी। आमना भी साथ ही आई। वैसे ठीक ही तो कह रहा है, उसे भी तो डिस्टरबेंस हुई थी ना। आमना भी शरारत से बोली। ये क्या है? कासिम ने राहिम की तरफ एक स्याह रंग का खूबसूरत सा कार्ड बढ़ाया था। खोल कर देखो, कासिम मुस्कुराते हुए बोला। वो चारों एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, राहिम, कासिम, अजलान और शहरियार। राहिम ने कार्ड ओपन किया। कवाली नाइट, वो कासिम को देखते हुए बोला। हाँ, कवाली नाइट, मैंने तुम्हारी कवाली नाइट प्लान की। 2 दिन बाद। अब पहला इनविटेशन तो दूल्हे को ही बनता है, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। इसकी क्या जरूरत थी यार? राहिम भी अब मुस्कुरा कर कह रहा था। क्यों जरूरत नहीं थी भाई? मेरे भाई की शादी है, इतना तो हक मेरा भी बनता है। अब तलहा से पूछो कब तक का प्लान है उसका, कब तक आएगा? वो तो ईद का चांद हो गया। हाँ, आज करता हूँ उसे कॉल, अब तो उससे राब्ते में आसानी है। राहिम भी मुस्कुरा कर बोला। अभी करो कॉल, पता तो चले कुछ क्या प्लान है उसके। अब की बार अजलान बोला था। ओके, राहिम ने कहते साथ ही मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। एक रिंग, 2 रिंग। नहीं उठा रहा, शायद कहीं बिजी होगा। राहिम ने मोबाइल वापस मेज पर रखा। कवाली नाइट। लाइबा किचन से 2 कॉफी के मग उठाए सीढ़ियों की जानी बढ़ी थी जब उसे अक्स दिखाई दी।
शहरियार काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस, कंधों पर काली शॉल डाले अपने कमरे से बाहर निकला था। बाल पीछे को सेट किए, सियाह गहरी आंखें, शफाफ रंगत। उसने पहली बार उसे कुर्ता शलवार में देखा। वो एकटक उसे देख रही थी। वो कुर्ते के आसीनों को ऊपर चढ़ा रहा था जब यकदम उसकी नजर सीढ़ियों में खड़ी लाइबा पर पड़ी। वो भी अब मुस्कुराते हुए उसी की तरफ बढ़ा था। अच्छा लग रहा हूं ना? साथ ही पूछा। हाँ हाँ हाँ, अच्छे लग रहे हो। वो भी खोई खोई सी बोली थी। आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम शलवार कमीज पहना है। इट इज कंफर्टेबल फॉर मी, बट पहली दफा पहना है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छे लग रहे हो, वो मुस्कुरा कर बोली। कहाँ जा रहे हो? साथ ही पूछा। बताया तो था आज कवाली नाइट है राहिम भाई की। ओह, मेरे जहन से निकल गया। ओके, जाएं आप, वो मुस्कुराकर कहती है। अब खुद भी मग थामे वापिस ऊपर की तरफ बढ़ी थी। शहरी मुस्कुराया। बैंक्वेट हॉल के बाहर लगातार 8 से 10 गाड़ियां आकर रुकी थी। सबसे पहली गाड़ी से राहिम ने कदम बाहर निकाला था। सियाह कुर्ता शलवार में मलबूस, कंधों पर सियाह शॉल डाले, बाल सलीके से पीछे की जानिब जमाए, सुनहरी आंखें, शफाफ रंगत, दराज एक कद, होठों पर मुस्कुराहट। वो वजिया लग रहा था। उसके साथ ही अब बाकी सब भी सियाह लिबास में मलबूस गाड़ियों से बाहर आते दिखाई दिए थे। साथ ही मूवी मेकर्स उन सुनहरी यादों को कैमरे की आंख में कैद करने में मसरूफ दिखाई देते थे। राहिम के एक तरफ अजलान और शहरियार और दूसरी तरफ कासिम और सैफ थे। बाकी सब दोस्त उनके पीछे, सब सियाह रंग लिबास में मलबूस थे। हॉल इंतहाई वसी, पुरकशिश और शानदार था। अंधेरे आसमान तले खुले में कवाली के इंतजाम किए गए थे। सामने स्टेज पर बैठा कवाल और उसके साथी अपनी आवाज के जौहर दिखा रहे थे। उनके अतराफ में बड़े बड़े सुनहरी सोफे लगाए गए थे जो कि मेहमानों के लिए थे। वो सब सियाह रंग लिबास में मलबूस राहिम के मद्दियत में चलते अब कवाल की तरफ बढ़े थे। कैमरामैन साथ साथ उन लम्हों को कैद कर रहा था। राहिम ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कवाल ने हाथ थामते उसे नई जिंदगी में खुशहाली की दुआ दी। अब वो मुस्कुराते हुए बाकी सबकी तरफ बढ़ा था। राहिम के साथ अजलान और कासिम बैठे थे और सैफ और शहरियार दोनों एक साथ बैठे खामोशी से कवाल को सुन रहे थे। सैफ और शहरियार की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, साथ ही मोबाइल नंबर्स का भी तबादला हुआ था। तुमने स्टेटस देखा? आज भाई की कवाली नाइट है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं लगाया स्टेटस। ना सैफ, ना अजलान भाई, ना राहिम। मैं भी वेट कर रही थी पिक्चर्स का। ओह हाँ, लेकिन शायरी ने लगाया। रुको मैं उससे लेकर फॉरवर्ड करती हूँ तुम्हें। शुक्र है किसी ने तो लगाया। चलो तुम मुझे फॉरवर्ड करो जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। ओके वेट। अब लाइबा ने अनमता की चैट से बैक होकर शायरी को मैसेज किया था कि वो उसे पिक्चर्स शेयर करे। 2 घंटे बाद कवाली का इख्तिताम हुआ था। वो दोनों हॉल के बैक साइड पर बैठे उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। शहरी सैफ की जिद पर उसे अपने मोबाइल में अपनी अमेरिका की पिक्चर्स दिखा रहा था। वो पूरी तरह से उसके मोबाइल पर झुका हुआ था जब लाइबा का पैगाम मौसूल हुआ। लाइबा का पैगाम देखकर शहरी फौरन मोबाइल लिए वहां से उठा था। होठों पर मुस्कुराहट थी और सैफ उसके चेहरे के तासुरात बखूबी देख सकता था। शहरी ने अब उसे कोई 5 तस्वीर शेयर की थी जिनमें से एक उसकी खुद की थी। अब सैफ मुस्कुराहट दबाया ब्रो चुकाए उसे घूर रहा था। क्या? शहरी ने पूछा। ये कौन थी? वो सैफ ही क्या जिसकी जुबान को ब्रेक लगे? कजन थी। अब ये नहीं पूछना कि कौन सी। शहरी उसे कहता वापस अंदर की तरफ बढ़ा था। बस हम ही कजन से महरूम हैं, सबको दे दी कजन, बस मुझे ही नहीं दी। सैफ बुड़बुड़ाता हुआ अब उसके पीछे आया था। वो तीनों अंदर ही खड़े थे जब सैफ और शहरी एक साथ चलते उनकी तरफ बढ़े। ये दोनों कितने मिलते हैं ना। वो उनके सर पर खड़े थे जब कासिम ने सैफ का चेहरा थोड़ी से पकड़े इधर उधर करके देखा। उसकी इस हरकत पर सैफ ने मुंह के जाविये बिगाड़े। हाँ वाकई मुझे भी शहरयार को पहली नजर में देखकर ऐसा ही लगा था। काफी मुशाबियत है दोनों की। अब के बार अजलान बोला था। अब वो दोनों जायज सी नजरों से एक दूसरे को तक रहे थे। चलें? राहिम मोबाइल पर नजरें जमाए बोला था। अब एक नजर उठाकर उसने उन चारों को देखा। फिर सब गाड़ियों की जानिब बढ़े थे। राहिम भाई, उस दिन हार्वर्ड में आपने मुझसे कहा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है पाकिस्तान में। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी। राहिम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शहरी उसके बराबर में बैठा पूछ रहा था। शहरी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा वक्त दो मुझे। राहिम नरम लहजे में बोला था। शहरी ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। सैफ मुझे बता रहा था वो सब रोज कितना एंजॉय करते हैं। उनके घर तो संगीत भी चल रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। बस मैं कल ही अपना साउंड सिस्टम सेट करूंगा। शहरी पुरजोश सा बोला था। उसकी बात सुनकर राहिम मुस्कुराया। टू बी कंटिन्यूड।